स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम विज्ञान का पाठ 2 भोजन के घटक का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, मैं रीड करती हूँ, आप लोग उस पाठ को मेरे द्वारा समझिएगा, फिर अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। भोजन का महत्व। अब इसमें पहला जो पॉइंट दिया है वो क्या है? भोजन का महत्व। भोजन का क्या महत्व है हमारे लिए, तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें से भोजन के अभाव में किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य रहना संभव नहीं है, परंतु आवश्यकता से अधिक भोजन करना तथा आवश्यकता से कम भोजन करना, दोनों ही परिस्थितियां हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, तो भी वो नुकसानदायक है, और कम करते हैं तो भी वे हमारे लिए हानिकारक या नुकसानदायक होती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि भोजन के विषय में जाना जाए कि उसे किस प्रकार संतुलित रूप में लिया जाना चाहिए, ताकि हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाए और हमारे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत या उल्टा प्रभाव न पड़े। आइए भोजन और उसके घटकों के विषय में जानें। अब भोजन के घटक। हमारे सभी खाद्य पदार्थों में कुछ घटक विभिन्न अनुपातों में पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः सम्मिलित होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। हम इन घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को कुछ अन्य आवश्यक तत्वों जैसे जल, खनिज, लवण, विटामिन और रुक्षांश की भी आवश्यकता होती है। हम इन पोषक तत्वों को इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि हमारा शरीर संतुलित प्रकार से वृद्धि कर सके, उसका बेहतर रख रखाव हो सके, शरीर में होने वाली ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत की जा सके और विभिन्न काम को करने हेतु हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, है ना। भोजन के तत्व। पहला तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन के कार्बनिक पदार्थ हैं, जिसका निर्माण कार्बन माने C, हाइड्रोजन माने H और ऑक्सीजन माने O, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से होता है। ये एक सामान्य सूत्र है। इसका जो सूत्र दिया CN और ब्रैकेट में दिया H2O ब्रैकेट 1N द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। हमारे भोजन का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य। अब कार्बोहाइड्रेट किस तरह से काम करता है हमारे शरीर में, उसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। इसमें उपस्थित तत्व जैसे कार्बन और ऑक्सीजन हमारे लिए ईंधन का काम करते हैं। नंबर 2, इन्हें भोजन के संरचनात्मक अवयव कहा जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट बाद में उपयोग के लिए शरीर में भंडारित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में। स्टार्च या मंड, इसे प्राप्त करने के लिए मुख्य साधन विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि हैं। दूसरा है शर्करा। यह हमें गन्ना, चुकंदर, शहद, खजूर, दूध आदि से प्राप्त होती है। पेज पलटेंगे तो पेज पलटते हैं, आगे पढ़ते हैं। वसा। नंबर 2 पे जो है दूसरा क्या है? वसा। हम सभी को जीवित रहने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। वसा ऊर्जा का स्रोत है। यह हमारे भोजन में सम्मिलित वसीय अम्लों से हमें प्राप्त होती है। वसा किसी भी अन्य घटक की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए अधिक मात्रा में वसा ग्रहण करना शरीर के लिए अस्वास्थ्यकर सिद्ध, मतलब हानिकारक होती, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा इस ऊर्जा के कुछ भाग को वसा के रूप में संग्रहित भी करता है। इस प्रकार वसा एक ऊर्जा बैंक की तरह जीवों में काम करता है। वसा अधिकतर हमें तेलों से प्राप्त हो, तेलीय पदार्थ जो होते हैं चिकनाई युक्त, उनसे प्राप्त होता है, जो सामान्य कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो पतला होता है हमेशा। द्रव कैसा होता है? पतला। नारियल तेल इसका अपवाद है, क्योंकि यह शीतकाल में सामान्य कक्ष ताप पर ठोस में परिवर्तित
हो जाता है, क्योंकि नारियल का तेल गर्म सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है और गर्मियों में पिघल जाता है। वसा के कार्य। अब वसा के क्या कार्य हैं? जीवों में वसा ऊर्जा का स्रोत तथा भंडार है। ये जीवों को आवश्यक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 2, वसा शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। नंबर 3, वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाने का काम भी करता है। जंतु वसा के स्रोत। हमें वसा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में। जंतु वसा, यह हमें मक्खन, देसी घी, दूध, पनीर, मांस आदि से प्राप्त होता है। पादप वसा या तेलीय वसा, यह हमें पकाने का तेल, सरसों का तेल या मूंगफली का तेल आदि से प्राप्त होती है। प्रोटीन। अब नंबर 3 पे आता है प्रोटीन। सामान्यतः प्रोटीन अमीनो अम्लों की विस्तृत श्रृंखलाओं से निर्मित होते हैं। अमीनो अम्ल 22 विभिन्न प्रकार में पाए जाते हैं और हमारे शरीर की इन सभी की आवश्यकता होती है। अमीनो अम्ल में कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं। अमीनो अम्ल काय से बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ये आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार की रचनाएं बनाते हैं जिनसे हमारे शरीर को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। कुछ प्रोटीनों में सल्फर, फास्फोरस तथा धातुएं मिलती हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं। प्रोटीन शरीर में लगभग 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन जीवों की लगभग सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं। प्रोटीन के कुछ कार्य निम्नलिखित हैं। शरीर के निर्माणक पदार्थ होने के कारण प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, अतः हमें शरीर निर्माणक भोजन भी कहा जाता है। किसे? प्रोटीन को। कुछ प्रोटीन भोजन को पचाने तथा अन्य उपचायी क्रियाओं में सहायता करते हैं, जैसे प्रोटीनों को एंजाइम कहते हैं। कुछ प्रोटीन रोगों के प्रतिरोध क्षमता प्रदान करते हैं। प्रोटीन क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करने में अपना योगदान देते हैं तथा मृत कोशिकाओं और ऊतकों की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नंबर 5वां पॉइंट है, कुछ प्रोटीन हीमोग्लोबिन, नाखून, बाल, त्वचा तथा पेशियों जैसे शरीर के अवयव बनाने में सहायक होते हैं। भेड़, बकरी, रीछ आदि जंतुओं की ऊन प्रोटीन से बनी होती है तथा रेशम के कीड़े का रेशमी धागा भी प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन के स्रोत कहाँ से मिलता है इसके बारे में। जंतु स्रोत, इनमें मुख्यतः दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडा आदि सम्मिलित है। और पादप स्रोत हैं जिसमें दालें, फलियां, गिरियां, सोयाबीन आदि को शामिल किया जाता है। अब आता है विटामिन। विटामिन बहुत से कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जो शरीर में एंजाइमों की सामान्य क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। सामान्यतः संतुलित भोजन हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिनों की पूर्ति कर देता है, यद्यपि हमें इनकी आवश्यकता अति अल्प मात्रा में होती है। हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती, मात्रा में कम भी चल जाते हैं हमारे लिए, तथापि ये हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। हमारे शरीर में इसकी अल्प मात्रा भी पर्याप्त होती है। अगर थोड़ा भी विटामिन मिल जाए तो भी वह पूर्ति हमारे शरीर की कमियां हैं जो शरीर में, उसकी पूर्ति कर देता है। विटामिन के कार्य। विटामिन अच्छे स्वास्थ्य तथा सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन अच्छी दृष्टि, अस्थियों की वृद्धि, स्वस्थ दांतों, मसूड़ों तथा रुधिर के स्कंद यानी धक्का जमने के लिए आवश्यक होते हैं। जीवों में एंजाइमों की क्रिया के लिए भी विटामिन आवश्यक होते हैं। जो विटामिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करते हैं उन्हें सह एंजाइम कहते हैं। नंबर 4, विटामिन शरीर के रखरखाव के लिए भी आवश्यक होते हैं। शरीर के में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीनों के उपयुक्त उपयोग के लिए भी विटामिन की आवश्यकता होती है। अब विटामिन और खनिज की कमी के कारण होने वाली बीमारियां और रोग बेकार जिससे होते हैं उनके बारे में इसमें जानकारी दी है इस श्रेणी तालिका में, तो वो पढ़ते हैं। विटामिन ए से कम होने वाली बीमारी क्या होती है? रतौंधी, आँखों में साफ दिखाई न पड़ना, विशेष रूप से रात्रि में मांसपेशियों में कमजोरी,
नहीं, मतलब विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं इसके, आँखों में साफ दिखाई नहीं देता और रात में नहीं दिखाई देता। विटामिन बी, बेरी नामक रोग इससे होता है, जो मांसपेशियों में कमजोरी व दर्द को, अपनी जो नसें जो हैं दर्द करती हैं, ठीक है। विटामिन सी, स्कर्वी, कमज़ोर मसूड़े, दांतों में जो मसूड़े होते हैं उनको कमज़ोर कर देता है, उनमें से खून आने लगता है, और घाव का न भरना, और घाव भी नहीं भरता, जैसे चोट लग जाती है तो घाव नहीं भरता। पेज अगला पढ़ेंगे। विटामिन डी, सूखा रोग, रिकेटस जैसे बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, घाव का न भरना, ठीक है। और मुलायम तथा मुड़ी हुई हड्डियाँ होती हैं सूखे रोग में। विटामिन के, रक्त का लगातार बहना, जो खून होता है वो लगातार बहता रहता है इस कमी से। तो रक्त का थक्का न जमना, मतलब जो रक्त क्या है, जम नहीं पाता है। कैल्शियम की कमी, रिकेटस, कमज़ोर कंकाल, जो अपना शरीर है वो कमज़ोर हो जाता है, दांतों में सड़न व कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं, इसकी लक्षण जो होते हैं। लोहा, अल्प रक्तता, तो ये क्या हो, सामान्य कमजोरी, शरीर में कमजोरी आ जाती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा या जड़ मानवता का रोग होता है। इसके लक्षण होते हैं गले की ग्रंथियों में सूजन और बच्चों में बुद्धि मंदता, बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं और गले की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनमें हमेशा सूजन बनी रहती है। अब विटामिन के स्रोत पढ़ते हैं। विटामिन के स्रोत, पादप स्रोत, इनमें फल तथा सब्जियां आदि शामिल होती हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जंतु स्रोत हैं, ये हमें मांस, मछली, यकृत, तेल, दूध, मक्खन आदि से प्राप्त होते हैं। अब आता है खनिज। सभी सजीव पदार्थों का निर्माण बहुत से तत्वों से मिलकर होता है। हमारे शरीर को कुछ तत्वों तथा पोषकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इन्हें मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर को कुछ तत्वों तथा पोषकों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, फिर भी ये हमारे आहार के महत्वपूर्ण घटक हैं। हमारे शरीर द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। खनिजों के कार्य, ये शरीर में पोषकों का संतुलन बनाए रखने का आवश्यक काम करते हैं। नंबर 2, खनिज शरीर में मांसपेशी, जो पेशियाँ होती हैं कि सिकुड़न को, रुधिर के स्कंद यानी धक्का जमने को तथा तंत्रिका आवेगों के संचार के लिए भी आवश्यक होते हैं। खनिज उचित वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होते हैं। रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए भी लौह खनिज आवश्यक होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए भी आवश्यक होते हैं। खनिजों के स्रोत, खनिज हमें कहाँ कहाँ से मिलता है उसके बारे में, तो मुख्यतः यह मांस, मछली, अंडे, दूध, दालों, सब्जियों आदि से हमें प्राप्त होते हैं। अब विटामिन और खनिजों में क्या अंतर है इसके बारे में इस तालिका में दिया गया है, तो पढ़ते हैं। विटामिन, एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ खनिज है। विटामिन कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जो शरीर तथा एंजाइमों की सामान्य क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि खनिज क्या होते हैं, खनिज अकार्बनिक। विटामिन होते हैं कार्बनिक और खनिज होते हैं अकार्बनिक पदार्थों का वह समूह जो शरीर तथा शरीर के विभिन्न अंगों की सामान्य क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। नंबर 2, विलेयता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। वसा में विलेय विटामिन और दूसरा जल में विलेय विटामिन, मतलब जल में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले। और शरीर की आवश्यकता के आधार पर खनिज 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य पोषक खनिज तथा गौण पोषक खनिज। नंबर 3, विटामिन हमें ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त, जो हम भोजन खाते हैं उस जो ग्रहण करते हैं भोजन को, उससे हमें विटामिन प्राप्त हो जाते हैं, जबकि खनिज हमें भोजन तथा जल से प्राप्त होते हैं। भोजन और जल दोनों से प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज जल। चौथा नंबर का पॉइंट है, कुछ विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर स्वयं कर लेता है, जैसे विटामिन डी। हमारा शरीर कुछ विटामिनों को अपने आप ही ग्रहण कर लेता है, जैसे विटामिन डी। और हमारा शरीर खनिज में आते हैं, हमारे शरीर किसी भी प्रकार के खनिज का निर्माण नहीं कर सकता। विटामिन डी तो होती है सूर्य से मिलने वाली, तो उसको हमारा शरीर, जैसे अपन धूप में खड़े हो जाते हैं तो विटामिन डी मिल जाती, तो वो क्या होता है, शरीर अपने आप ही ग्रहण कर लेता है, लेकिन खनिज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। नंबर 5, आहार में विटामिनों की कमी से शरीर को विटामिनहीनता जन्य रोग लग जाता है, जैसे स्कर्वी रोग, विटामिन A, B, C, D, E तथा K आदि। और आहार की में
खनिजों की कमी से भी शरीर को कुछ खनिजहीनताजन्य रोग हो जाते हैं, जैसे गाइटर रोग, CHONPS, CAMGI, FE और ZN। ठीक है, अब आते हैं जल पर। नेक्स्ट पेज पे जल है जो दिया है, जल पढ़ेंगे। जल जीवन का सार है, मतलब जल ही जीवन है कहते हैं ना, तो जल जीवन का सार है। वास्तव में हमारे शरीर का 60 से 70% भाग जल के कारण ही है। जल पौधों के लिए भी आवश्यक होता है। लार तथा रुधिर जैसी सभी द्रवों तथा दूध में भी जल पाया जाता है। जल के कार्य, अब क्या काम है जल के, उसके बारे में। जल भोजन को पचाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन में सहायता करता है। जल द्वारा लार तथा रुधिर जैसे शरीर के द्रवों का निर्माण होता है। जल कोशिकीय क्रियाओं तथा रुधिर संचार में सहायक होता है। यह शरीर में से पसीना तथा मूत्र जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। जल के द्वारा शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखा जा सकता है। जल के स्रोत, पेय पदार्थों से हम जल प्राप्त करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, फलों के रस, सामान्य जल, दूध, सोडा वाटर आदि। नंबर 2, सब्जियां तथा फलों आदि से। नंबर 3, कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन, एरो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O होता है जल। अब रुक्षांश, रुक्षांश क्या होते हैं उसके बारे में। वह पदार्थ जो रेशेदार होते हैं और जिन्हें हमारा शरीर पचा नहीं सकता रुक्षांश कहलाते हैं। यह हमें फलों, सब्जियों तथा पौधों से प्राप्त होते हैं। रुक्षांश मतलब रेशेदार। ठीक है, रुक्षांश सेलुलोज नामक एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। रुक्षांश के कार्य, क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, इसके बारे में। यह हमें भोजन को भली भांति पचाने में सहायता करते हैं। इनका कार्य शरीर में जल को रोके रखना होता है। रुक्षांश छोटी आंत में पचे हुए भोजन को गतिशील रखते हैं और इस प्रकार कब्ज की स्थिति उत्पन्न होने से रोकते हैं। रुक्षांश के स्रोत, फल तथा सब्जियां, सलाद, भुट्टा, दलिया आदि रुक्षांश के मुख्य स्रोत होते हैं। भोजन के अवयव, उनके कार्य तथा स्रोत। ठीक है ना, इस तालिका में दिया, पेज पलटेंगे। इसके बाद आते हैं उत्तम स्वास्थ्य का रख रखाव। ठीक है ना, इस तालिका जो दी है वो आप लोग अपनी बुक में से रीड करिएगा तो समझ में और जल्दी आएगा। अब उत्तम स्वास्थ्य का रख रखाव, मतलब अच्छे स्वास्थ्य का रख रखाव कैसे करते हैं इसके बारे में। हमें विभिन्न प्रकार के भोजन खाने चाहिए। हमारे भोजन में दालें, सब्जियां, सलाद, चपाती, चावल, दही तथा दूध सम्मिलित होने चाहिए। ऐसे ही भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। संतुलित आहार वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार के अवयव, अवयव कौन कौन से, मतलब संतुलित आहार कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल तथा रुक्षांश, इन सभी को मिलाकर जो भोजन बनता है वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार का महत्व क्या है। यह आहार शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें जो तालिका दी है बच्चों के वजन के अनुसार, तो वो आप पढ़िएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नंबर 2 है संतुलित आहार शरीर को उचित वृद्धि में योगदान देता है। यह व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। संतुलित आहार में विटामिनों, खनिज, वसा, अम्लों, अमीनो अम्लों जैसे अनिवार्य पोषकों की मात्रा, पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है। संतुलित आहार शरीर के अंगों, ऊतकों तथा कोशिकाओं की पूर्ति तथा मरम्मत और वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे पदार्थ प्रदान करता है। संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है। भोजन की अधिक अथवा कम मात्रा खाने से कुपोषण हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को संतुलित भोजन ही खाना चाहिए। यद्यपि हमारे एक ही प्रकार का भोजन पेट भरकर खा लिया तो भी हो सकता है कि यह संतुलित भोजन ना हो। उदाहरणतः यदि अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त या वसा युक्त भोजन करने से कोई बालक या व्यक्ति शक्तिशाली नहीं बन सकता, बल्कि इससे यह क्या होता है, मोटापा हो जाता है। इससे क्या होता है, मोटापा हो जाता है। हमें अपने भोजन की आदतों को बदलते रहना चाहिए। हमें सदा संतुलित भोजन करना ही चाहिए।
असंतुलित भोजन का प्रभाव। असंतुलित भोजन करने से क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी। दैनिक भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी से सुस्ती, शारीरिक क्षमता में कमी तथा थकावट का अनुभव होता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मोटापा तथा श्वसन तंत्र में असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। वसा की कमी। हमारे शरीर को वसा की केवल कम मात्रा की ही आवश्यकता होती है, परंतु भोजन में वसा की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है, शरीर पतला हो जाता है और शरीर कमज़ोर, दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है। वसा के अत्यधिक उपयोग से यकृत तथा अग्नाशय निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन भोजन। दैनिक भोजन में प्रोटीन की कमी का बच्चों की वृद्धि या ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों की जो बढ़वार रहती है, जो बढ़ते हैं ना बच्चे, उनमें ऋणात्मक यानी घटता हुआ प्रभाव दिखाई देता है। इससे उनका कद छोटा रह जाता है, शरीर के भार में भी कमी, उनका वजन भी कम हो जाता है और कद भी छोटा ही रह जाता है तथा पेशियों के विकास में भी कमी हो जाती है। इससे तरह प्रोटीन की अत्यधिक उपयोग से वक्र को क्षति पहुंचती है। जल की कमी। दैनिक आहार में जल की कमी थकावट, सिरदर्द तथा वक्र संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। इससे व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जल त्वचा को नर्म बनाए रखने में भी सहायक होता है। जल की उचित मात्रा स्वास्थ्य को सुचारू रूप से रखती है। पेज पलटेंगे। ये आपका जो अध्याय था, पाठ, वो समाप्त हो गया है। इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु ऊपर दिए हैं, वो मैं पढ़ती हूँ अब, ठीक है, आप लोग देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। पोषक तत्वों के अतिरिक्त शरीर को खनिज, विटामिन तथा जल की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा शरीर के संचित होकर वजन में वृद्धि करती है। वसा तथा तेल शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करते महत्वपूर्ण अंगों को सहारा प्रदान करते हैं तथा उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं, मतलब उनका नुकसान होने से बचाते हैं। वे ऊष्माक्षय से शरीर को रोधी भी बनाते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि तथा शरीर के अंगों की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है ना। विटामिन खनिज की वृद्धि तथा सामान्य क्रियाविधि को बनाए रखने में सहायक होते हैं। खनिज शरीर की सामान्य क्रियाविधि को बनाए रखते हैं। जल पोषक तत्वों, हार्मोन, रोगों से लड़ने वाली रक्त कोशिकाओं तथा व्यर्थ पदार्थों को रक्त प्रवाह के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में तथा शरीर के बाहर ले जाता है। यह आपके शरीर को उचित तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने में भी सहायक होता है। रुक्षांश जल को शरीर में बनाए रखने तथा पाचन में सहायक होता है। वह आहार जिसमें भोजन के अवयवों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तथा जल का शरीर की आवश्यकता के अनुसार समानुपातिक मिश्रण होता है, संतुलित आहार कहलाता है। विटामिनों की कमी के कारण बेरी, स्कर्वी और रिकेटस जैसे रोग हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपके स्मरणीय बिंदु हो गए। अब अपन अभ्यास का शुरू करते हैं। तो पहले दिया है, पहला प्रश्न है सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। तो पहला जो विकल्प है वो है आलू में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब क्या पाया जाता है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो मैं पढ़ती हूँ। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B12, खनिज और वसा। तो अब इसमें से अपन जो सही उत्तर है उस पर निशान लगाएंगे। तो आलू में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, खनिज। ठीक है, इसके बाद दूसरा है शर्करा के स्रोत हैं गन्ना, गेहूँ, आलू या दूध। तो गन्ना, शर्करा में के स्रोत कौन सा है, गन्ना। गन्ना पे राइट का निशान लगाएं। भोजन से हमें मिलती है, क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पोषक तत्व, ऊर्जा। तो हमें क्या मिलती है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा पर निशान लगाएंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है भोजन में खालिस्तान से शरीर निर्माण होता है। भोजन में खालिस्तान से शरीर निर्माण होता है, किससे, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो इसमें अपन काय पे लगाएंगे निशान, खनिज पर, प्रोटीन पर। ठीक है, इसके बाद आते हैं 5वें नंबर विकल्प पे, सुस्ती खालिस्तान की कमी से होती है। सुस्ती किसकी कमी से होती है, विटामिन की, खनिज की, कार्बोहाइड्रेट की या जल की। तो अपन काय पे निशान लगाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इस तरह से आपके विकल्प प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को विटामिन
खालिस्तान और खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो क्या लिख भरेंगे इसमें? खनिजों तथा जल की, खनिजों तथा जल की आवश्यकता होती है। और दूसरा है खालिस्तान, पोषक तत्वों की कमी को क्या कहते हैं? अल्पकता। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी को क्या कहते हैं? अल्पकता। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है रक्ताल्पता। रक्ताल्पता तो खालिस्तान की कमी से होता है। कौन क्या होता है? खाली इसकी कमी से, किसकी कमी से होता है रक्ताल्पता? लोहे की। तो उसमें भरेंगे अपन लोहा। चौथा खालिस्तान है, खालिस्तान की अधिकता हमारे शरीर के भार को बढ़ाती है। किसकी अधिकता? बसा। खालिस्तान में भरेंगे अपन बसा। पांचवा है बेरी नामक रोग विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी भर देंगे इसमें। अब अगले पेज पर आते हैं। तो दिए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द तथा एक वाक्य में दीजिए। तो इसके उत्तर जो सामने ही मैंने लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप लोग उसमें से नोट डाउन करिएगा, मैं पढ़े देती हूँ। पहला प्रश्न है, शरीर के लिए ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं वो लिखे हैं, प्रोटीन और विटामिन। प्रोटीन कॉमा विटामिन। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं स्टार्च और शर्करा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, प्रोटीनों का क्या कार्य है? प्रोटीन के लिए प्रोटीन के किसी एक स्रोत का नाम लिखिए। तो शरीर का निर्माण करना इसका कार्य है। और कोई एक प्रोटीन का नाम लिख। स्रोत कहाँ से मिलता है हमें प्रोटीन? मांस, मछली, अंडा, इनमें से किसी एक का अपन नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद चौथा प्रश्न है, किन्हीं 3 खनिजों के नाम लिखिए। तो क्या खनिजों के नाम लिखे हैं? मांस, दूध और दालें। ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां है, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो कौन सी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है ना, अपन ने वो सारणी में दिया था तो पढ़ा था। इसके बाद आते हैं रुक्षांश का क्या कार्य है? रुक्षांश क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर में? तो उत्तर है, वे पदार्थ जो रेशेदार होते हैं जिन्हें हमारा शरीर पचा नहीं सकता, रुक्षांश कहलाते हैं। इसका क्या कार्य है? ये हमारे शरीर में जल को बनाए रखते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7, पोषक तत्व क्या हैं? 3 मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे, पोषक तत्व हमारे भोजन के मुख्य घटक हैं। 3 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो संक्षेप में देने के लिए मैंने प्रश्न के आगे पेज नंबर डाल दिया है जहाँ उत्तर आपको इसका मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, उसको अपन लघु मान लेते हैं, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। तो लघु प्रश्न में पहला है, प्रोटीन के क्या कार्य हैं? प्रोटीन का निर्माण करने वाले कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको पेज नंबर 12 पर मिलेगा। अब अपन पेज नंबर 12 पर चलते हैं। पेज नंबर 12 पर आते हैं, जे दिया है प्रोटीन, दिया है ना। तो इसका जो पैराग्राफ है लघु का पहला, उसमें लघु लिखा है नंबर 1 डाल के, उसके कार्य भी लिखे हैं, तो दोनों आप लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है लघु का, वसा के क्या कार्य हैं? इसके स्रोत लिखिए। तो यह भी आपको वसा जो ऊपर दिया प्रोटीन के पेज नंबर 12 पर ही, तो उसमें दिया है, तो उसके वसा के आप कार्य लिखिएगा, वसा के कार्य। तो ये लघु का दूसरा नंबर है पेज नंबर 12 पर। तीसरा है, हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों है? हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट क्यों आवश्यक है? तो इसका आपको पेज नंबर 11 पर आंसर दिखाई देगा, लगा हुआ है। पेज नंबर 11 पर आते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट, इसके जो पॉइंट दिए लघु का तीसरा। ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, कौन सा प्रश्न है कि विटामिनों को सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? मुख्य विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो इसका आपको पेज नंबर 13 पर मिलेगा निशान लगा हुआ, तो आप इसका उत्तर लिखिएगा। विटामिन जो दिया है लघु का तीसरा, विटामिन से शुरू है पॉइंट से। ठीक है ना, तो आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं
इसके बाद आते हैं हमारे शरीर में लोहे का क्या महत्व है, इसके स्रोत क्या हैं। तो पेज नंबर 14 यानी 14 पर आते हैं। तो ये जो दिए ना खनिज के कार्य, उसमें दिया है ऊपर खनिज, तो पॉइंट को पूरा लिख लीजिएगा, इसका पैराग्राफ जो मैंने निशान लगाया हुआ है। तो ये आपका 5वां प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 6। क्या है प्रश्न नंबर 6? रुक्षांश क्या है और हमारे लिए इनका क्या महत्व है। इसका आपको पेज नंबर 15 पर 15 पर आंसर मिलेगा। तो आपको रुक्षांश जो दिया है ना, इसके कार्य तक लगा हुआ है लघु का 6वां प्रश्न का आंसर, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब आते हैं दीर्घ प्रश्नों पर, मतलब विस्तार से लिखने वाले प्रश्नों पर। तो इनके भी मैंने पेज नंबर लिख दिए हैं, तो आप उसको लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, इनकी किसी एक का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पेज नंबर, इसका उत्तर आपको पेज नंबर 16 से 17 तक दिखाई देगा। तो अपन चलते हैं भोजन के अवयव, पेज नंबर 16 से 17 तक का आपको लिखना है पूरा, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न है, आप तरह तरह का आहार क्यों ग्रहण करते हैं। इसका जो प्रश्न है, आप तरह तरह का आहार क्यों ग्रहण करते हैं, इसका आंसर आपको पेज नंबर 11 पर दिखाई देगा। ये ऊपर दिया है ये भोजन के घटक, ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, दीर्घ का दूसरा या सविस्तार का दूसरा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर सविस्तार का। क्या है, विटामिन आपके लिए क्यों आवश्यक है, विभिन्न विटामिनों का उनके स्रोत सहित वर्णन कीजिए। तो आपको पेज नंबर 13 से लेके 14 तक का पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ये दिया है ना पूरी श्रेणी, इसको आपको लिख लीजिएगा इस तरह से। फिर चौथा जो प्रश्न है, खनिजों का उनके स्रोत सहित वर्णन कीजिए, इसको कट कर दीजिए क्योंकि एक बार ऊपर मैं खनिज के बारे में लिखवा चुकी हूँ। अब आते हैं सही गलत पर निशान, सही पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो पहला है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहा महत्वपूर्ण है, इसका आंसर लगाएंगे सही। नंबर 2, वसा को शरीर निर्माण भोजन भी कहते हैं, इसका भी सही। इसके बाद तीसरा है घेंगा लोहे की कमी के कारण होता है, इसको लगा देंगे गलत, क्रॉस। तेल और चौथा नंबर का है तेल और दूध कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, ये गलत, ठीक है। इसके बाद मछली अंडे और सोयाबीन प्रोटीन के स्रोत हैं, यह सही। तो क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी के कारण होता है, गलत। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, यह आपका सही है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज ये अपना कंप्लीट होता है पार्ट 2, जो उसका पूरा पार्ट पढ़ा दिया, समझा दिया, भोजन के घटक, और इसके क्वेश्चन आंसर भी लिखे हुए हैं। अगली शायद PDF में इसके क्वेश्चन आंसर लिखे हुए भी आ सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं आते तो आप अपनी इसी बुक में से ही निशान लगे हुए हैं उनको आप देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।